हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है, बिंदुसार का पढ़ लिया। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है सम्राट अशोक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सम्राट अशोक का शासनकाल रहता है वो 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता जो थी वो धम्बा या सुभद्रांगी थी। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, वहाँ पे हुआ था और मृत्यु इनकी 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। इनकी जो इम्पोर्टेंट जो पत्नियाँ थीं, कारुवकी, देवी, असंधिमित्रा और पद्मावती। ठीक है। कुछ तो देखिए, इसमें देवी जो थी वो जब एक विदिशा जब वो गए थे तो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री जो थी देवी, तो विदिशा के व्यापारी की पुत्री कौन थी? देवी थी। तो जो अशोक थे अपने शासनकाल जब ये सम्राट बने थे तो उसके पहले ये तक्षशिला उज्जैन के गवर्नर रहते हैं। तो जब ये उज्जैन के गवर्नर रहते हैं तो वहाँ उज्जैन के गवर्नर के पद पे जब कार्यरत, तभी देवी के साथ इनका प्रेम विवाह हुआ था। ठीक है। तो देवी के साथ शादी जब उज्जैन के गवर्नर रहते तो तभी होती है। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इनकी पत्नियों का नेम पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनकी जो एक पत्नी थी कारुवकी, तो कारुवकी इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जो कौसाम्बी, जो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें इनका जिक्र है। तो इनकी पत्नी जो कारुवकी का उल्लेख कौसाम्बी, जो कि इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, उसमें हुआ है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख कौन सा? जो इलाहाबाद वाला या कौसाम्बी का जो अभिलेख है। ठीक है। तो उसमें कौन सी पत्नी का जिक्र है? कारुवकी का जिक्र है। ठीक। इनके शासन काल में देखिए ये जो इनके शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है। तो जो कि इनके शासन के 8वें वर्ष होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो कलिंग के शासक थे खारवेल, तो उनके जो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे? उड़ीसा का है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ये पता चलता जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? नंदराज था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक उस समय कौन था? नंदराज था। फिलहाल स्पष्ट तौर पे किसी को नहीं पता है इसमें क्या है, लेकिन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए, कलिंग का युद्ध जो था तो उसमें इतना ज़्यादा हॉरर हो गया था, इतनी विभीषिका हो गई थी कि अशोक का मन द्रवित हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो बौद्ध धर्म जो दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली थी। तो अगर बोला जाए कि एक तरह से जो उनके गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे? उपगुप्त थे। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी थी। नाम ध्यान रखना, उपगुप्त। लेकिन जो अट्रैक्ट किया था उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर, वो कौन थे? जो उनके चचेरे भाई सुमन या बोले सुसीम नाम भी हो सकता है। ठीक है, सुमन या सुसीम, उनके पुत्र थे न्योग्रथ। ठीक है, न्योग्रथ थे। तो उनके प्रवचन को सुन के ये बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अशोक के चचेरे भाई थे सुमन या सुसीम, उनके पुत्र थे न्योग्रथ। उनके प्रवचन को सुन के उसमें वो अट्रैक्ट होते, बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि बौद्ध धर्म की दीक्षा या बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्होंने अशोक को ये दीक्षा दी थी बौद्ध की, तो वो उपगुप्त थे। ठीक है। देखिए, इनके जो बौद्ध धर्म अपनाने का जो प्रमाण है उसके लघु शिलालेख जो अशोक के लघु शिलालेख राजस्थान का है, कहाँ पे? वैराट या विराट से प्राप्त होता है। तो इसमें इन्होंने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया है। जो विराट राजस्थान का जो लघु शिलालेख है उसमें इन्होंने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया है। तो ये बौद्ध धर्म अपनाने के प्रमाण यहाँ से इनको मिलते हैं, हम लोग को मिलते हैं। देखिए, जो धम्म नीति थी ये नैतिक मूल्यों का दस्तावेज था। तो इनकी ये जो धम्म नीति थी, इससे एक श्रीलंकाई शासक थे, उनका नाम था तिश। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिस तरीके इनकी प्रियदर्शी की उपाधि थी तो तिश ने भी प्रियदर्शी की उपाधि को धारण किया था। इनकी धम्म नीति से वो प्रभावित हो गए। श्रीलंकाई शासक तिश ने भी प्रियदर्शी की उपाधि को धारण किया था। और देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अशोक के शासन काल में ही बौद्ध जो की 4 संगीतियाँ हुई थी इम्पॉर्टेंट। तो उसमें से
जो प्रथम संगीति हुई थी वो तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय जो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है वो किसके शासनकाल में होती है? अशोक के शासनकाल में होती। तो आपको पता होना चाहिए अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है, जो कि 251 से 253 ईसा पूर्व में होती। कहाँ पे होती? पाटलिपुत्र, पटना जो कि आज का है, या कुसुमपुर भी लिख के आ जाए, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पटना कुछ भी लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिष्य। तृतीय बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी तो उसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें जो तृतीय पिटक था अभिधम्ब, उसका संकलन किया गया था। बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण अभिधम्ब में मिलता है। जो प्रथम 2 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय में बौद्ध संघ के नियम थे। तो ये जो था ये प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। लेकिन जो तृतीय जो पिटक था अभिधम्ब, उसका संकलन जो होता है वो तृतीय बौद्ध संगीति में होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए अशोक जो थे उन्होंने नेपाल में ललित पाटन और कश्मीर में झेलम नदी के किनारे, झेलम जो पुराने उसको क्या बोलते हैं? वितस्ता नदी बोलते हैं। तो नेपाल में ललित पाटन और कश्मीर में जो झेलम नदी है वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना करी। तो नेपाल में ललित पाटन की स्थापना करी और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नगर की स्थापना करी थी। और नेपाल में उनकी जो पुत्री थी चारुमती, देखिए चारुमती और जालौक, इनकी जो 2 संतान थी, इनके माता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। तो चारुमती के द्वारा जो उनके पति थे देवपाल, चारुमती के पति का नाम क्या था? देवपाल। उनके नाम पे देवपाटन नाम का एक नया शहर की स्थापना करी गई थी। नेपाल में उनकी पुत्री चारुमती के द्वारा उनके पति देवपाल के नाम पे देवपाटन नामक नगर की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो एक महान निर्माता शासक भी थे। चलिए आगे आते हैं। देखिए जो मौर्यकालीन सांस्कृतिक जीवन है तो उसमें ये था कि जो जब अशोक की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इतिहास में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये पता है कि मौर्यकालीन इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, तो उन्होंने कर दी थी। और इसके बाद मौर्य वंश के स्थान पे एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग मौर्यकालीन सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या था कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि शासक की सहायता करने के लिए 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों के बारे में बताया। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के बारे में बताया है। तो जो तीर्थ हैं उन्हें महामात्र भी कहा जाता है। तो 18 तीर्थों में जो प्रमुख है वो मैं बता रही हूँ, सब नहीं याद करने हैं। जैसे समाहर्ता, तो समाहर्ता जो थी वो भू राजस्व वसूल करने वाला होता था। प्रशास्ता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला होता था। समाहर्ता भू राजस्व वसूल करने वाला और प्रशास्ता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला होता था। ठीक है, और अगर बात करें अध्यक्ष तो जैसे सीता अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का जो प्रधान होता था, राज की जो कृषि भूमि का प्रधान होता था वो सीता अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष की बात करी जाए तो चारागाह का जो प्रधान अधिकारी होता था वो विविता अध्यक्ष होता था। ठीक है, और अगर लक्षणा अध्यक्ष की बात करी जाए टकसाल विभाग का प्रधान होता था उसे लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। सिक्कों की शुद्धता की जाँच करने वाले को रूपदर्शक कहा जाता था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने जिक्र किया है एग्रोनोमाई। तो एग्रोनोमाई क्या था? मेगिस्थनीज जो थे तो उन्होंने अपने निर्माण के लिए एक उसमें मेगिस्थनीज ने मार्ग निर्माण की विशिष्ट अधिकारी की चर्चा करी है। तो वो जो थे वो कौन थे? एग्रोनोमाई थे। एक विशिष्ट अधिकारी जो मार्ग निर्माण करने वाले को क्या बोला जाता था? एग्रोनोमाई। तो ये चर्चा मेगिस्थनीज ने करी है। ओके, फिर रूपा जीवा, तो जो उस समय जो वैवाहिक जीवन जो भी महिलाएं विवाह नहीं करती थी, वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करती थी, ऐसे ही स्वतंत्र रूप से जीवन व्यापन करती थी, उसे रूपा जीवा बोला जाता था। फिर अनिष्कासनी क्या था? तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें अनिष्कासनी बोला जाता था। ठीक है, इसी तरीके पुरुष और महिलाएं जो रंगकर्मी जो होते थे, जैसे पुरुष को रंगोपजीवी और महिलाएं जो होती थी उन्हें रंगोपजीवनी बोलते थे।
फिर उसके बाद वार्ता की बात हुई है, तो वार्ता जो था कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। तो इसमें ये था कि जो कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, इसके अंतर्गत वार्ता के अंतर्गत उन्होंने क्या, जो वृत्ति के साधन हो, तो कौन कौन से बोले थे वृत्ति के साधन, कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये अदेव मात्रक का जिक्र किया। तो उन्होंने बोला था कि ऐसी भूमि जो बिना बरसात की अच्छी खेती जहाँ पे संभव, उसे अदेव मात्रक बोलते हैं, ठीक है। देखिए अशोक के स्तंभ लेख जो थे वो 7 हैं। स्तंभ लेख की बात करी गई है जो कि ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो उसमें से जो प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया, ठीक है। तो दिल्ली टोपरा, क्योंकि ये जो स्तंभ लेख था दिल्ली टोपरा वाला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। और दिल्ली मेरठ की बात करी जाए तो पहले मेरठ में था, फिर बाद में फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा जो कि बिहार में है, लौरिया अरेराज ये भी बिहार चंपारण में है, और लौरिया नंदनगढ़ की बात करें तो ये भी बिहार में है, ओके। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुम्बदेही स्तंभ लेख है। कौन सा, रुम्बदेही स्तंभ लेख है। तो इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने क्या किया था, भू राजस्व की दरों को घटा दिया था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्बदेही का स्तंभ लेख है। इसमें लुम्बिनी में जब धम्म यात्रा करी थी उन्होंने, तो भू राजस्व की दर को घटा दिया था, भू राजस्व की दर के घटाने की घोषणा करी थी। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एक ऐसे ही बनता है कि जो वैशाली का स्तंभ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैशाली का स्तंभ का बिहार में, तो भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसी की याद में स्तंभ बनवाया गया, ठीक है। और इस स्तंभ के शीर्ष पे एक सिंह की आकृति है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अशोक का जो समय था वो मौर्य साम्राज्य में, जो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य था उसकी प्रांतों की संख्या 5 थी, और प्रांतों को क्या बोला था, चक्र बोला जाता था। प्रांतों के जो शासक थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन किसमें, विषय में किया गया, जिसे विषयपति बोला गया। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई वो गाँव थी, गाँव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था वो गोप होता था, जो कि 10 गाँव को शासन को संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो 10 गाँव के प्रशासन को संभालता था। इसमें क्या था कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और इसे बचाने वालों को क्या किया था, जो इसे बचते थे उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। आपको पता होना, बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था और जो बचता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उन्हें राजुक कहा जाता था। तो पूछा जाए कि राजुक किसे बोला जाता था, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक बोला जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो एक स्थान से रहकर जो कार्य करते थे उन गुप्तचर की संस्था कहते थे। जो एक ही स्थान पर रह के कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले जो गुप्तचर करते थे संचार कहा जाता था उन्हें, ठीक है। तो राजुक न्यायाधीश को बोला जाता था, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। देखिए ये बोला जाता है कि नंद वंश का जो विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त करी थी। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एक एक लाइन वन लाइन टाइप पे पूछ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता ली थी, कश्मीर के राजा थे प्रवर्तक, उनसे सहायता ली थी, ठीक है। तो जैसे और मैंने सारा मेरे ख्याल से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं।